So, hello officers, this is me Jailesh Gupta and I welcome you all to Vyas IAS for our course which is going on for the Industrial Relations and Labor Laws for UPSC EPFO examination. So हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था? हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में देखा था, इसके बाद अप्रोचेस के बारे में देखा था, वेरियस अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड देन वी सॉ अबाउट द ट्रेड यूनियंस. एज वी ऑल नो कि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेट नहीं है ईपीएफओ के लिए, बिकॉज दिस एग्जाम वॉजंट हेल्ड फॉर मल्टीपल टाइम्स. ये बहुत ही कम बार हुआ है, इसलिए हमारे पास एक रेडीमेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नहीं है. तो हम क्या करने वाले हैं कि आई हैव प्रिपेयर्ड सम ऑफ द एमसीक्यूज टू मेक यू रिवाइज एंड रियलाइज कि हमें किस पैटर्न में पढ़ना है और किन किन चीज़ों में ध्यान देना है. राइट जैसे कि हमने अप्रोचेस वगैरह पढ़े थे, तो हमें अप्रोचेस कैसे करने हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन से बेसिक क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी वुड बी डीलिंग विथ एंड दैट वुड मेक अस ready for the examination. So, let's begin our MCQs. So, the first question is, consider the following statements about industrial relations. Number one, it exclusively focuses on worker and employer relationships. Is it? No. It focuses on worker relationships, worker employer and employer. So, there are many relationships, right? See. So this is wrong. It studies both conflict and cooperation in industrial settings. So yes, this is correct. The macro factors include only economic policies. No, इसमें और भी कई सारे factors होते हैं, हमारे environment से related factors होते हैं. Then poor industrial relations affect only workers and employers. No, इसके अलावा भी stakeholders हैं हमारे, government हो गया, consumers हो गए, right? सो हमारा आंसर होगा इसमें सबसे पहले तो ये गलत होगा, देन दिस वुड बी करेक्ट. मैक्रो फैक्टर्स इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक पॉलिसीज. नो. पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अफेक्ट ओनली वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स. डेफिनेटली नॉट. सो इन द एक्सप्लेनेशन वी कैन सी कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर्स वर्कर टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर रिलेशंस. मैक्रो फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे? सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड नेशनल लेबर पॉलिसीज. एंड ऑल्सो पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अफेक्ट्स वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर्स. नाउ सेकेंड वन, जैसा कि हमने बात किया था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो लेट्स सी. अ लार्ज टेक्सटाइल मिल फेसेस द फॉलोइंग इश्यूज. फर्स्ट वन इज राइजिंग अर्बनाइजेशन अफेक्टिंग वर्कर हाउसिंग. तो यहाँ पे बेसिकली एक केस स्टडी ऐसी है कि एक टेक्सटाइल मिल है जहाँ पे कुछ इश्यूज फेस किए जा रहे हैं. सो ये इश्यूज हो गए एंड वी हैव टू टेल कि कौन सी अप्रोच इसमें सुटेबल होगी टू एनालाइज दीज प्रॉब्लम्स. सो द फर्स्ट वन इशू इज राइजिंग अर्बनाइजेशन अफेक्टिंग वर्कर हाउसिंग. ठीक है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और वर्कर्स के लिए जो हाउसिंग की फैसिलिटीज है वो इफेक्ट हो रही हैं. देन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कॉजिंग जॉब इनसिक्योरिटी. टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, एआई आ रही है, तो यहाँ पे मैन पावर का रिडक्शन हो रहा है. देन फैमिली डिसइंटीग्रेशन इन इंडस्ट्रियल एरियाज. ठीक है. नाउ ट्रांसपोर्ट इश्यूज फॉर वर्कर्स. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ है? विच अप्रोच वुड बी मोस्ट सुइटेबल फॉर एनालाइजिंग दीज प्रॉब्लम्स. सो द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल अप्रोच, सेकेंड वन इज सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड द थर्ड वन इज ह्यूमन रिलेशंस, देन ऑक्सफोर्ड अप्रोच. तो अब आप यहां पे बताइए कि यहां पे आंसर क्या होगा. तो यहां पे बेसिकली आंसर होगा हमारा सोशियोलॉजिकल अप्रोच. एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्यों होगा? बिकॉज इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन सोशल डायनामिक्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशंस. ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के आसपास सोसाइटी कैसे हो रही है, हाउ आर द सोशल डायनामिक्स एंड सोशल फैक्टर्स आर बीइंग अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स. तो ये हमारे सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, राइट. सो यहां पे सोशियोलॉजिकल अप्रोच हमारी आएगी एंड इट कंसिडरिंग हाउ फैक्टर्स लाइक अर्बनाइजेशन, फैमिली डिसइंटीग्रेशन, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट इश्यूज कंट्रीब्यूट टू वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स. तो दिस वुड बी सोशियोलॉजिकल अप्रोच. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज according to John Dunlop systems approach,
Industrial relations is expressed as IR equals to function of AMTPI. In this, what does I represent in the formula? So first of all, हम ये अपने notes में ही देखते हैं. So this is our Dunlop's systems approach, right? तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज फंक्शंस ऑफ AMTPI. व्हाट इज A इज एक्टर्स, एंड एक्टर्स में कौन कौन होंगे? एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड यूनियंस. देन इंडस्ट्री मार्केट्स रिप्रेजेंटेड बाय M. देन टेक्नोलॉजी T, पावर डिस्ट्रीब्यूशन P, एंड देन shared beliefs and values among actors is I. That means ideology is I. So, यहां पे हमारा आंसर होगा आइडियोलॉजी. देन अंडर द गांधीयन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस, which of the following would be considered appropriate responses to a workplace dispute? तो यहां पे पूछा यह जा रहा है कि अगर हम गांधीयन अप्रोच को फॉलो करते हैं तो इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस होंगे जिन्हें अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कंसिडर किया जाएगा एज पर द गांधीयन अप्रोच. कोई अगर डिस्प्यूट हो गया वर्क प्लेस में तो उसे रिजॉल्व करने के लिए. देन इमीडिएट स्ट्राइक एक्शन, नहीं, गांधी जी कहते हैं कि स्ट्राइक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट. देन प्रॉफिट शेयरिंग विथ वर्कर्स, यस. पीसफुल नेगोशिएशन, यस. वॉयलेंट प्रोटेस्ट, नो. नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट होता चलता, बट ये नहीं होगा. सो आंसर वुड बी बी, 2 and 3 only. Here is the explanation. The Gandhian approach emphasizes peaceful negotiation and profit sharing with workers as court partners. It views strikes as a last resort and completely rejects violent protest. Then, consider the following about central trade union organizations in India. ये हमने पढ़ा था हमारे ट्रेड यूनियंस में, राइट? ये ट्रेड यूनियन का एक हिस्टोरिकल एंगल वाला होगा. सो INTUC has the highest membership among all trade unions, all central trade unions. Then AITUC is affiliated with Communist Party of India. BMS is the only trade union not affiliated with any political party. CITU is affiliated with CPI Marxist. So यहाँ पे हमारा आंसर होगा. सबसे पहले तो जो हमारा INTUC है, it definitely has the highest membership among all central trade unions. So this would be correct. And then AITUC is affiliated with Communist Party of India. This is also correct. BMS, this is associated with RSS. CITU, this is affiliated with CPIM. So हमारे ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे? 1, 2 and 4. C would be the right answer. Then post liberalization, which changes occurred in industrial relations? Increase in public sector employment, growth of enterprise level bargaining, rise of internal unions without external affiliations, then enhanced union influence in collective bargaining. तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? जैसा कि हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर दैट in the liberalization phase, the factories were facing tough competition from international markets. So that forced also the government to focus much more on the private sector than the public sector. So definitely यहाँ पे increase in public sector employment तो नहीं होगा. There was decrease in public sector employment. Growth of enterprise level bargaining, ये तो बढ़ गई थी. So this would be right. And then rise of internal unions without external affiliations. ये हमारा हमने तब देखा था जो कि एम्प्लॉयर्स थे. सो एम्प्लॉयर्स वर मोर फोकस्ड ऑन कि इंटरनल यूनियन से ही हमारा जो भी नेगोशिएशन है वो हो जाए, रादर देन कि कोई भी एक्सटर्नल यूनियन हो और उसका एफिलिएशन बाहर हो. सो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट. एंड देन एनहांस्ड यूनियन इन्फ्लुएंस इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, नो, वीक हो चुका था. सो और आंसर वुड बी 2 and 3. Now, question number 7. A newly established manufacturing unit faces the following situation. यहाँ पे भी एक case study based question है. A multiple unions based on political affiliations.
sorry, multiple unions based on political affiliations, limited union funds due to low subscription rates, minimal worker participation in union activities, then declining public support for union demands. तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या हमें शो करता है? We have studied this in our trade union topic. So this would be contemporary challenges faced by trade unions. ये हमने पढ़ा हुआ है. Right. Now, question number 8. Which of the following statements correctly describes trade unions under the Indian Trade Union Act 1926? Minimum 10 members are required for registration. Registration automatically grants recognition status. Only workers can form trade unions. Registration makes the union a body corporate with perpetual succession. So यहाँ पे क्या आंसर होगा? Please analyze all of the options. अगर यहाँ पे हम देखें तो मिनिमम 10 मेंबर्स नहीं, मिनिमम 7 मेंबर्स हैं, राइट? 7 मेंबर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब 7 मेंबर्स के साइन चाहिए होंगे ऐसा, एंड 100 मेंबर्स या फिर 10% होना चाहिए उस ट्रेड यूनियन के मेंबर्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, राइट? तो यहाँ पे 7 मेंबर्स चाहिए एप्लीकेशन को आगे करने के लिए, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, एंड देन 10% of the workers or 100 workers should be the member of trade union at the time of registration. So definitely first वाला नहीं होगा हमारा. Then registration automatically grants recognition status. Registration और recognition दोनों ही काफ़ी अलग चीज़ें हैं. अगर registration की बात करें तो registration is with the government and recognition is with the employer, right? So registration अगर हो जाता है तो definitely ऐसा केस नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन होने पे रिकॉग्निशन भी तुरंत हो जाए. नो, रिकॉग्निशन इज समथिंग डिफरेंट दैन द रजिस्ट्रेशन पार्ट. हमने डिफरेंस भी देखा है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन. देन ओनली वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन, ये भी नहीं होगा. एंड देन अगर हम देखें तो ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ वर्कर्स नहीं बना सकते ना, हमारे एम्प्लॉयड यूनियंस भी होते हैं, काफ़ी सारे यूनियंस होते हैं जिसमें वर्कर्स के अलावा एम्प्लॉयर्स भी यूनियन बना सकते हैं. देन रजिस्ट्रेशन कैन मेक द यूनियन अ बॉडी कॉर्पोरेट विद परपेचुअल सक्सेशन. इसका मतलब क्या? ये डेफिनेटली राइट आंसर है. एंड व्हाट डज दिस मीन्स? यहाँ पे एक लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही ट्रेड यूनियन को एक लीगल एंटिटी का स्टेटस मिल जाता है. एंड व्हाट डज दैट मीन विद द परपेचुअल सक्सेशन? कि ट्रेड यूनियन हमेशा ही रहेगा, रिगार्डलेस ऑफ कि इसके मेंबर्स होंगे या फिर नहीं होंगे, ट्रेड यूनियन चलता रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेंबर्स, राइट? सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी और डी. देन क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया? ये हमारे पिछले क्वेश्चन से ही सिमिलर है. सो लेट्स सी. INTUC has the highest membership among all central trade unions. This is definitely the correct, as we saw 33 million members. AITUC is affiliated with Communist Party of India. Yes, this is correct. BMS is the only trade union not affiliated with any party. नहीं, ये RSS के साथ है. And CITU is affiliated with CPI Marxist. So this is correct. Now, in the context of trade union registration, which of the following combinations is correct? The registrar is appointed by the central government. A minimum of 7 members is required for registration. Registration can be cancelled without notice. Registration grants immunity from civil suits. अब यहाँ पे आप बताएं कि कौन सा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है दैट इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट. सो यहां पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है हमारी. देन अ मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर registration, as we saw in the previous questions. Definitely this is the correct. 7 members ही required होते हैं. And then registration can be cancelled without notice.
सो यहाँ पे बिना नोटिस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता हमारे किसी भी ट्रेड यूनियन का. दैट वुड रिक्वायर 2 month नोटिस, राइट. 2 महीने का नोटिस चाहिए ही होगा. देन registration grants immunity from civil suits. This is correct. So yes, registration से civil suit से immunity मिल जाती है. So हमारा क्या होगा? You can write it this 1, 2, 3 and 4. So the answer would be 2 and 4 only, B. Then question number 11. A newly established manufacturing unit faces the following situation. तो यहाँ पे ये भी हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया. वी कैन सी ये हमारी केस स्टडी है. ये सिचुएशन है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश हुई है एंड इट इज फेसिंग दीज सिचुएशंस. वर्कर्स फॉर्म मल्टीपल यूनियंस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल अफिलिएशंस. ठीक है, पॉलिटिकल बेसिस पे कि हाँ ये एक यूनियन बन गया दैट इज अफिलिएटेड विथ बीजेपी एंड एक और यूनियन बन गया दैट इज एसोसिएटेड विथ कांग्रेस. सो काइंड ऑफ दैट. यूनियन फंड्स आर लिमिटेड ड्यू टू लो सब्सक्रिप्शन रेट्स. देन वर्कर पार्टिसिपेशन इन यूनियन एक्टिविटीज इज मिनिमल. पब्लिक सपोर्ट फॉर यूनियन डिमांड्स इज डिक्लाइनिंग. तो यहां पे अगर हम देखें तो क्या होगा? These are also the contemporary challenges faced by the trade unions. Right? इसका आंसर टिपिकल प्री इंडिपेंडेंस ट्रेड यूनियन इश्यूज ये नहीं होंगे, ये अभी इश्यूज चल रहे हैं. देन इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन यूनियंस, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो नॉट द केस एज मेंशन्ड हियर. देन रिजल्ट ऑफ पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, नो. So this scenario illustrates the contemporary challenges faced by trade unions in India. Multiplicity of unions, financial weaknesses, limited member engagement and negative public perception. Now, question number 12. During the pre-independence era of the trade union movement, which of the following events occurred? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से जो भी इवेंट्स नीचे दिए हुए हैं ये इंडिपेंडेंट होने के पहले कौन कौन से ऐसे इवेंट थे जो इंडिपेंडेंट होने के पहले हुए? फॉर्मेशन ऑफ मद्रास लेबर यूनियन, इनैक्टमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 20th century एंड देन कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस. प्लीज थिंक ऑन दिस. So, if we see Madras Labour Union, it was formed in 1918. Then, enactment of Trade Union Act, this was in 1926. Railway strike of 20th century, this was in 1974. And Kanpur conspiracy case, as we all know, it was in 1924. Now, question number 13. A trade union takes the following actions. So, यहाँ पे है, let me write it, 1, 2, 3 and 4. So, first one is negotiates with employers for better wages, organizes peaceful protest, then collects funds for union activities, then inspects union records. Which of these आर राइट्स ग्रांटेड टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस? तो यहाँ पे हमारे ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें कौन कौन से राइट्स मिल जाते हैं ये बात करनी है. द फर्स्ट वन इज कि वो एम्प्लॉयर से नेगोशिएट कर सकते हैं वेजेस बढ़ाने के लिए, देन प्रोटेस्ट को पीसफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यूनियन एक्टिविटीज के लिए फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं एंड यूनियन के रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. All these are legal rights granted to registered trade unions under the Trade Unions Act 1920. So all these are legal rights that are granted to registered trade unions. एक बार ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है अंडर द एक्ट ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, देन ये सारे राइट्स इन्हें मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, पीसफुल प्रोटेस्ट, फंड कलेक्शन एंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन. देन
हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये भी हमारा एक केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो है, क्वेश्चन है, कंसीडर अ सिनेरियो वेयर एन इंडस्ट्रियल यूनिट्स अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी leading to job losses. The union protest, citing social impacts on workers, families, and community. Which approach combination would best analyze this situation? तो यहाँ पे भी हमारे जो इंडस्ट्रियल अप्रोचेज हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जो अप्रोचेज हैं, तो उनमें हमें देखना है कि कौन सी अप्रोच इसमें बेस्ट होगी। जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल यूनिट ने नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया, फॉर एन एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्रियल यूनिट ने एआई को अडॉप्ट कर लिया है, दैट लेड टू many job losses of content writers. So union protest करता है citing social impacts on workers, family and community. तो यहाँ पे social impact तो है ही, right? Which approach combination would best analyze this situation? तो यहाँ पे social impacts हो रहा है, then definitely एक sociological approach होगा हमारा, and then यहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है, एक्टर्स की बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्टर्स, सो दैट वुड मेक इट सिस्टम्स एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सिस्टम्स अप्रोच हमारी किसकी थी? जॉन डनलप, एंड दूसरी हमारी सोशियोलॉजिकल अप्रोच। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट लिबरलाइजेशन चेंजेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? सो यहाँ पे इवेंट्स की बात की गई है कि जो हमारे लिबरलाइजेशन के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं, तो इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस? सो दिस वाज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वीआरएस स्कीम्स। इसके बाद क्या हुआ? व्हाई वाज दिस इंट्रोड्यूस्ड? टू रिड्यूस द वर्क फोर्स। फिर इसके बाद इट वाज शिफ्ट टू एंटरप्राइज लेवल बार्गेनिंग, देन growth of internal unions, and then expansion of union services to remain relevant. So this would be answer or 2 3 1 4, 2 3 1 and 4, right? So these were our 15 questions. Now 16th, according to John Dunlop's systems approach, industrial relation is expressed as industrial relation equals to F function of AMTPI. This question is also repeated. So the answer would be ideology, as we saw. Which was the first registered trade union in India? That is Madras Labour Union. It was formed by BP Wadia in 1918. This was the first registered trade union in India. Now, the emergence of which of the following factors contributed to the growth of trade unions इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? तो जब हमारा मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जो हमारे इंडिया था, उसमें ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हुए थे दैट बेसिकली लेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस? सो लेट्स सी। वर्ल्ड वॉर वन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, डेफिनेटली इससे हुआ था। रशियन रिवोल्यूशन, यस। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमारा 1919 को ना होके 1991 में हुआ था। सो ये नहीं होगा, एंड देन बाकी सब होंगे 1 2 and 3। Which approach to industrial relations emphasizes that resources are societal property and must be shared equitably? As we all know, ये हमारे गांधी जी की अप्रोच थी। So this approach emphasizes that resources are societal property and must be shared equitably with workers being viewed as co-partners in the organization. Then, what distinguishes white collar unions from blue collar unions? हमने उस दिन पढ़ा था, let's see if you remember or not about this. Types of trade unions, जिसमें था हमारा क्राफ्ट यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियंस, लेबर यूनियंस, जनरल यूनियंस, ब्लू कॉलर that is factory and manual workers, then white collar, office staff, clerks and managers. Business unions focuses on economic interest, collective bargaining, revolutionary unions, political unions and friendly unions. So हमारा क्वेश्चन क्या था? What distinguishes white collar unions from blue collar unions?
So answer would be legal recognition status no, collective bargaining rights no, strike capabilities no, क्योंकि हमारे दोनों ही यूनियन में ये तीनों सेम पावर होंगी बट द नेचर ऑफ मेंबरशिप डिफर्स, राइट। वाइट कॉलर यूनियंस में हमारे ऑफिस स्टाफ क्लर्क्स एंड मैनेजर्स होंगे, वाइल इन ब्लू कॉलर यूनियंस फैक्ट्री एंड मैनुअल वर्कर्स होंगे। नाउ हमारे ऑक्सफोर्ड अप्रोच की बात हो रही है। ऑक्सफोर्ड अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज एक्सप्रेस्ड थ्रू विच इक्वेशन? तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी, आर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ बी, आर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एम, आर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी। ये हम डायरेक्टली हम ऑक्सफोर्ड अप्रोच ही देख लेते हैं ताकि याद रहे आपको। सो दिस वॉज आवर ऑक्सफोर्ड अप्रोच and in this it was r equals to function of b or r equals to function of c. R is rules governing industrial relations, b is collective bargaining, and c is conflict resolved through collective bargaining. So यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी r equals to function of b, that is R represent rules governing industrial relations and B represents collective bargaining. Now question number 22, which of the following are the effects of poor industrial relations? Wage loss for workers, lower profits for employers, revenue loss for government and price hikes for consumers. तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उन सारों पे इफेक्ट दिख रहा है। सो व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर वुड बी डी, सभी पे होगा। टू अफेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स, वर्कर्स फेस वेज लॉस, एम्प्लॉयर्स फेस लोअर प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट लॉसेस रेवेन्यू एंड कंज्यूमर्स फेस प्राइस हाइक्स एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच लीगल प्रोविजन कैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन बी कैंसल्ड? यहाँ पे हमारा क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड बी इमीडिएटली अपॉन रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर रिक्वेस्ट करता है कि इस ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए तो तब होगा, या फिर विद 2 month नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन अपॉइंट करेगा? हमारे स्टेट गवर्नमेंट। एंड देन विदाउट एनी नोटिस पीरियड एंड आफ्टर दैट ओनली थ्रू कोर्ट ऑर्डर। क्या लगता है क्या सही होगा? इट वुड बी 2 month नोटिस फ्रॉम द रजिस्ट्रार, right? Not through any court order or without any notice period. Definitely this would not be there. 2 month notice would be there by the registrar and that would specify the reasons before cancelling a trade union's registration. And then in question number 24, this is our last question for the day. What is the primary focus of business unions? हमने अभी टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस के बारे में देखा था जब हमने ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर यूनियंस का सॉल्व किया था क्वेश्चन। तब हमने देखा था उसमें एक बिजनेस यूनियन भी था एंड डेफिनेटली दिस वुड बी फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नॉट फॉर द पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट फॉर द सोशल वेलफेयर एंड नॉट फॉर द रिवोल्यूशनरी चेंजेस। दैट वुड बी फॉर द इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो बिजनेस यूनियंस प्राइमरीली focus on economic interest and collective bargaining rather than political, social or revolutionary objectives. So this is it for today. So ये थे हमारे कुछ questions, हम इसी पैटर्न पे चलते हुए चलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही टॉपिक्स को डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे एंड वी वुड बी well versed with the industrial relations and labor laws for our UPSC PFO examination. This is me, Jailish Gupta, signing off. Thank you so much. Bye bye. Take care.